चेहरों पर नजर है, अलग अलग दलों पर नजर है, लेकिन मुख्य तौर पर देश में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कह लीजिए। हमारे साथ बीजेपी से पंकज सिंह जी मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा उनसे कि मंच पर आएं। स्वागत आपका। और कांग्रेस से पीएल पुनिया साहब, प्लीज। पंकज जी, इजाजत हो तो पुनिया साहब से शुरू किया जाए। पुनिया साहब, सबसे पहला जो सवाल सबके मन में इस वक्त आ रहा है, और खासकर हम लखनऊ में बैठे हैं, यूपी में बैठे हैं, वो ये कि कांग्रेस को जनता तो बाद में पूछेगी, बाकी दल ही नहीं पूछ रहे हैं यूपी में। बाकी दल ही, आप 7 सीटें छोड़ते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, आप खड़े कर लो यहां पर भी। ये इस तरह के गठबंधन से कैसे इनका मुकाबला करेंगे? देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कांग्रेस का गठबंधन हुआ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने अपना आपस में गठबंधन किया, सीट शेयरिंग की और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए 2 सीटें हम अपने कैंडिडेट नहीं फील्ड करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी समीक्षा करके, अध्ययन करके और कैंडिडेट्स को उतारना शुरू किया है और निर्णय लिया है कि सारी की सारी 80 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत पूरी तरह से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई उस विचारधारा से जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उनका भी यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। तो आप दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं, कैसे मुकाबला करेंगे? वोट बढ़ जाते हैं ना। देखिए, 2009 को आप देखिए, 2009 में हम अलग लड़े थे, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, उनके साथ हमारा समझौता नहीं था। लेकिन जो नतीजे आए चुनाव के बाद, तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा सांसद जीत के। 10 साल में बहुत पानी बह गया गंगा में। 10 साल पहले की आप बात करें, 2014। पंकज जी, आप तो खुशी होंगे अगर इनका गठबंधन नहीं हो रहा है तो? क्योंकि जब हुआ, या जब वो दोनों फूलपुर और गोरखपुर के नतीजे आए, फिर कैराना के आए, तो चिंता तो हो ही गई थी। देखिए, कहीं पर भी कोई चिंता नहीं थी, चाहे फूलपुर हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कैराना हो, सबके मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा और अच्छे से हम सब कैराना में तो नहीं बढ़ा। कैराना देखिए, कैराना अगर समीकरण आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे कठिन सीटों में से एक भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है, लेकिन वहां पर भी बेहतरीन तरीके से चुनाव, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था। और वो चुनाव कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं था, वो उपचुनाव था। तब जाकर, और सारे दल मिल गए थे सामने, तब ये नतीजे आए। इसमें मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार हम फूलपुर भी जीतेंगे, गोरखपुर भी जीतेंगे, कैराना भी जीतेंगे, और फिर बार बार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 73 की 74 होगी या 72 नहीं होगी, इतना मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। और जहां तक रही बात गठबंधन होना न होना, उनकी सफलता असफलता, अब इसका आकलन कांग्रेस, सपा, बसपा करे, यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। हम सब लोग ये असफलता, नहीं, आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन अगर ये लोग अलग लड़ रहे हैं तो फायदा तो है ना आपको। असफलता की पगड़ी या किसके सर पर बांधनी है या विपक्ष तय करे, हम लोग सफलता की तरफ अग्रसर हैं, इतना कह सकता हूं। अच्छा, आकलन वोट बैंक देख के लगाया जाता है। वोट बैंक बहुत ही मिसयूज्ड सा शब्द हो गया, आप वर्ग कह लीजिए। उसमें एक आकलन ये भी है कि कांग्रेस का अलग लड़ना आपके वोट काटेगी, उससे एसपी बीएसपी को फायदा होगा। नहीं, मैं फिर से उसी बात पे कहूंगा कि देखिए, एक तो आज जैसा आपने कहा कि 10 साल में बहुत राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। राजनीति कैसे होनी चाहिए, पहले की बातों में आज की बातों में आज का नौजवान अब नए तरीके से अपना एजेंडा सेट करता है, देश अपना एजेंडा नए तरीके से, मतलब जाति पे वोट नहीं करता, जाति पर बिल्कुल इस बार वोट नहीं होना है, राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और विकास के लिए इस बार वोट होना है। और जब इन सब चीजों की, जब राष्ट्रवाद की, देश की सुरक्षा की बात होती है, आप जाति नहीं देखते कैंडिडेट लेते वक्त? देखिए, जातीय उसमें विनेबिलिटी देखी जाती है, विनेबिलिटी देखी जाती है, राजनीति में है। हम सब लोग सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाएंगे तो समाज की सेवा की जा सकती है, ये माध्यम लेकर हम सब लोग चले हैं, इतना मैं कह सकता हूं। लेकिन
आने वाला समय अब ज्यादा दिन नहीं है, अब तो तारीख भी तय है किस दिन प्रधानमंत्री बनने हैं। माननीय मोदी जी किस दिन एक बार दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने हैं, अब तो यह भी तारीख निश्चित हो गई है। तारीख निश्चित है पुनिया जी, ये कह रहे हैं तो जाति तो देखते ही नहीं है लोग, फिर आपके समीकरण कैसे फिट बैठेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से सरकार में है, केंद्र में, और दिखाने के लिए उनके कुछ है नहीं। तो 2014 में वादे किए थे, वो कौन से वादे पूरे किए, ये सवाल जनता पूछ रही है, और उसका जवाब देने के बजाय यही सवाल पूछ रहे हैं। एक राष्ट्रवाद और उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कभी जनता जो सवाल पूछ रही है निरंतर, 2014 में वादे किए थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लंबा समय लगेगा, लेकिन उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा करते, उसके बारे में क्यों नहीं जवाब देते? सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 5 साल के बाद मैं रिपोर्ट कार्ड लूँगा। रिपोर्ट कार्ड वही होता है जो वादे आपने किए उसको कितना पूरा किया। और एजेंडा की बात है, एजेंडा तो किसानों के लिए आपने क्या किया, किसानों के लिए हमारा क्या दृष्टिकोण है? वो गिना देंगे योजनाएं, आप पूछेंगे तो वो योजनाएं गिना देंगे, वो कह देंगे अभी 2000 रुपए पहुंचे किसान हैं। आत्महत्या कर रहा है, किसान का कर्ज माफ आपने कहा कि हम नहीं करेंगे, हमारी नीति नहीं है, और जनता ने मुंह दिखाया। आप उत्तर प्रदेश की बात करें कि कैराना और फूलपुर और गोरखपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान को भी देख लीजिए, एक जनता का मूड है पूरे देश भर में। वहां तो वोट परसेंटेज, वो में कहेंगे ना मध्य प्रदेश में वोट परसेंटेज बढ़ गया, वो तो कह दिया उन्होंने शुरू में। वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद भी अगर हारते रहिए तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप हारते रहिए, और इसी तरह से देश का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, वो आपको नजर आ जाएगा। नहीं, एक पॉइंट जो आप कह रहे हैं ना कि राष्ट्रवाद का मुद्दा इसलिए उछाला जा रहा है, ये आलोचना बार बार हो रही है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि जो वादे किए थे उन पर जवाब देने के लिए है नहीं, वो रोजगार पे जवाब देने के लिए है नहीं, या उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं आप? देखिए, जहां तक रही रिपोर्ट कार्ड देने की बात, तो ये शायद पहली बार ये हुआ होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वतः लोगों के बीच में जाकर कहा कि अब हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, उनके प्रति अकाउंटेबिलिटी बनती है, और हर साल हम खुद ही अपने आप आकर जनता के बीच में जवाब देंगे कि 1 साल में क्या किया, 2 साल में क्या किया। और हर साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने साल पूरा होने के बाद लोगों के बीच में स्वतः जाकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाकर अपने केंद्र सरकार के रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच में रखने का काम किया है। और आज भी देखिए कितना तो किया। आप कह रहे हैं लोगों में बिल्कुल रोष नहीं है, लोगों में रोजगार को लेकर, किसानों में कोई रोष नहीं है? देखिए, इतना मैं कह सकता हूं, आज जितने भी, देखिए किशोर जी, आज बहुत सारे सर्वेज हो रहे हैं, पूरी टीम, अनेक संस्थाओं ने अपने अपने तरीके से सर्वेज किए हैं, ज्यादातर ये बता रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, लेकिन 5 साल निकलने के बावजूद, और कुछ इस 5 साल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए जो किसी भी पक्ष में जा सकते थे, लेकिन इन सब के बावजूद आज प्रधानमंत्री जी की, श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, लोगों ने विश्वास अपना व्यक्त किया होगा, लोगों को उम्मीद होगी, अपेक्षाएं होंगी, और वह सब ऐसे नहीं बनती हैं। बहुत त्याग, तपस्या और परिश्रम और अपने व्यवहार, अपनी विचारधारा, इन सब चीज़ों को मिलाकर तब जाकर ये स्थिति बनती है। और मैं पूरे विश्वास और पूरे उत्साह के साथ मैं कह सकता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वो विश्वास इस पूरे देश में बनाने का काम किया है, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, सभी के मन में। और राष्ट्रवाद कभी, मैं किसी एक दल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यही सब विपक्ष था मिलजुल कर, जो आतंकवाद के नाम पर भी वोट प्राप्त करने में किसी को गुरेज नहीं थी। और हम राष्ट्रवाद की बात अगर करते हैं तो इसमें भी लोगों को आतंकवाद के नाम पर कौन मांग रहा था वोट? किस तरीके से, जब इतने सारे अगर स्ट्राइक्स हुए थे तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। क्या किया था पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने, किस तरीके से आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए जनता ये, पुनिया साहब, जनता ये बोल रही है, और ये जो नैरेटिव ये चल रहा है, ये जनता ये भी बोल रही है कि भाई 2008 हुआ, आपने कुछ नहीं किया, ये पुलवामा उरी हुआ, इन्होंने किया, तो ये तो जनता बोलेगी। आतंकवाद की जहां तक बात है, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने, सभी ने कहा कि सरकार इसमें कदम उठाए, और पूरा विपक्ष आपके साथ में है, सरकार के साथ में है। कभी जब भी कोई, थोड़ा माइक ऊपर रखिए, सॉरी, जब भी कोई घटना हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तब भी कहा कि हम सरकार का साथ देते हैं, और आगे भी
पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए राष्ट्र हित में जो कदम उठाएंगे हम उसका समर्थन करेंगे। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, अंदर जाके घुस के एयरफोर्स ने, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें ट्वीट करके उनको सैल्यूट किया कि सैल्यूट द ब्रेव पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। और आप वायदों की बात करते हैं, उनके व्यवहार निष्ठा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के उनके व्यवहार में तो इनके जितने भी मिनिस्टर हैं अंदर बैठे हैं, आप बाकी का छोड़ दीजिए, वो कोई भी उनसे प्रसन्न नहीं है, उनसे पूछ के कोई निर्णय नहीं होते हैं। नहीं तो फिर जो व्यवस्था दिल्ली में है, जिस दावे से पंकज जी कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं और सर्वे देख लीजिए सब लोग हम जीत रहे हैं, हर व्यक्ति कहेगा, ये थोड़ी कहेंगे कि हम जा रहे हैं। मैं उम्मीद नहीं करता कि ये कहेंगे कि जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? लेकिन आप देखिए, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश का मूड तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं दिख रहा ना, आप ये भी नहीं कह रहे कि हम आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपको, कांग्रेस पार्टी सरकार में आ रही है, कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी, डेफिनेटली बनाएगी। कितनी सीटें आ रही कांग्रेस की? हमारा एजेंडा है किसानों के ऊपर, किसानों के एजेंडे के ऊपर हम तीनों प्रदेश जीते हैं, नौजवानों के एजेंडे पे तीनों प्रदेश जीते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कुछ तो बेरोजगार की सीटें हमारी आ रही हैं तभी तो हम सरकार बनाएंगे। आपकी तरफ से तो ऐसा कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता है। नहीं, हम कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, ये तो हमने कहा, हमेशा कहा है। और जो एजेंडा है किसानों के लिए, इन्होंने क्या किया? कितनी किसानों के लिए एजेंडे पे हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीते हैं। जी बिल्कुल जीते हैं। पूरे देश भर का मूड है, वो वही मूड रिफ्लेक्ट करेगा सब जगह। उत्तर प्रदेश तो आपका भी आंकलन होगा ना। आप चलिए सर्वे नहीं मानते, आप कह रहे हैं आप सरकार बनाएंगे, कुछ तो आंकलन होगा आपकी कितनी सीटें आ रही हैं। नहीं, हमें अच्छी सीटें मिलेंगी, बहुमत मिलेगा और सरकार बनाएंगे। अकेले कांग्रेस को मिल जाएगा बहुमत? क्या अकेले कांग्रेस को बहुमत मिल जाएगा? हाँ, अकेले कांग्रेस बहुमत में आएगी, बिल्कुल आएगी। 272 प्लस क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल है। नहीं मतलब आप लड़ी इतनी कम रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, हम कह रहे हैं ना, हम जीतेंगे भाई। बहुत सी जगह प्रदेश ऐसे हैं जहां हम हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कौन सा? आप जगह जगह देख लीजिए। कौन से प्रदेश जहां आप हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं है? जी, कौन से प्रदेश ऐसे जहां आप हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं है? केरल है, तमिलनाडु है, वो सब गठबंधन में है। गठबंधन भी होता है, क्यों नहीं? वो जो गठबंधन के साथ हम गए तो हम अपना ही मानते हैं। तो यूपीए के आप बता रहे हैं मेजोरिटी, या कांग्रेस पार्टी के अकेले बता रहे हैं? यूपीए के साथ मिलके, यूपीए के गठबंधन के जितने भी लोग होंगे वो साथ मिलके सरकार बनाएंगे। यूपीए है हमारा। देखिए मेरे तो अच्छा, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपको बाराबंकी में चुनौती मिल रही है? बाराबंकी सीट पर चुनौती है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया, 73 की 74 होंगे, 72 होने का सवाल ही नहीं है। उसी में बाराबंकी भी छोड़ दी इन्होंने बाराबंकी को छोड़ दिया। उसी में बाराबंकी भी नहीं, आज भी उसी 73 में बाराबंकी है ना। उस 73 में तो खलीलाबाद भी है। हाँ, खलीलाबाद भी। और एक चीज मुझे वहां तो सीट की किसको देना यही समझ में नहीं आ रहा। मुझे सपा, बसपा और कांग्रेस का ये दावा और आंकड़ा, ये गणित, ये समझ में नहीं आती। सपा लड़ रही है 35-36 सीटों पे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी, जिसकी एक भी सीट यहां पर नहीं है, वो 35-36 सीट पे लड़ रही है, वो प्रधानमंत्री बन जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी सीटें दे रही है कि प्लीज आकर कोई लड़ जाओ इस पर, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और सपा उनको बाहर कर दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है और कितनी पर सपा बसपा इनको लड़ाना चाहती है। अभी तो यही फिक्स नहीं हुआ, कैसे सरकार बनेगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे, अभी तो यह भी तय नहीं हुआ है। तो ये इसी सवाल से मैंने शुरुआत की थी पुनिया जी। जनता भी पूछ रही ना, आप सीटें छोड़ रहे हो, कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, आप लड़ो। तो कैसा गठबंधन है ये? कैसे आप इनको चुनौती कैसे दे रहे हैं? गठबंधन नहीं है, गठबंधन नहीं है। ये हमारे ऊपर है, हम कौन सी सीट लड़ना चाहते हैं, कौन सी सीट नहीं लड़ना। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि हम रायबरेली अमेठी से नहीं लड़ेंगे, उन्होंने नहीं लड़ा। एक जेस्चर ऑफ गुडविल है। हमने कहा कि हम 7 सीटें छोड़ेंगे, इन पर हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो हमको कौन बाध्य कर सकता है कि जबरदस्ती आप वहां से अपने कैंडिडेट उतारेंगे? नहीं, वो कह रहे हैं कंफ्यूजन ना फैलाओ। नहीं है, वो कह रहे हैं कंफ्यूजन ना फैलाओ। बहुत साफ है।
जो भारतीय जनता पार्टी को चाहे अकेले चाहे अलग अलग उनके खिलाफ उनको हराने के लिए सारे दल हैं, अधिकांश दल हैं, और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। नॉन बीजेपी सरकार बनेगी, यूपीए के नेतृत्व में बनेगी। मैंने खलीलाबाद का जिक्र किया, आप भी समझ गए क्यों किया। मैंने कहा ना कि अर्थमेटिक, मैं आऊंगा उस पर। ये अर्थमेटिक भी नहीं समझ पा रहा हूं मैं कि अंक क्या है, और शायद मैं सब मिलाकर जो आपने अभी तक कहा मैं ये समझ पा रहा हूं कि फाइट तो आपस में सपा बसपा कांग्रेस की है, लेकिन फ्रेंडली फाइट है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो ये आप ये कहना चाह रहे हैं जी। तो वो, लेकिन वो जो संत कबीर नगर में हुआ ना, वो फ्रेंडली फाइट नहीं थी, वो जूतम पैजार कहते हैं उसे। वो वहां से किसको टिकट दे रहे हैं? ने टिकट उसी को मिलेगा जो 74 के अंदर रहे, चाहे जूता मारे लेकिन टिकट देंगे। इस पर मैंने पहले ही कहा कि इस पर विनेबिलिटी देखी जाती है। जो जीतने योग्य होगा, जो वहां के लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगा, उसी को भारतीय जनता पार्टी टिकट। पर पंकज जी, ये लगता नहीं आपको कि कुछ जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें थी 1980 से लेकर, कि थोड़ी राजनीति थोड़ी अलग होगी? अब आप भी वही बात कर रहे हैं कि विनेबिलिटी देखेंगे, जाति समीकरण देखेंगे, जूता चलाएगा तब भी अगर जीत सकता होगा तो देंगे, तो थोड़ी निराशा तो होती है ना लोगों को। ठीक है, आप ठीक है, फिर सारे ही एक जैसे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब उदय हुआ तब भी लोगों की अपेक्षाएं थी। एक विचारधारा को लेकर वह उदय हुआ, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर यह भारतीय जनता पार्टी चली, अंत्योदय को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली, और उसी अपनी विचारधारा पर आज भी चल रही है। जब हम किसानों के अकाउंट में साल का 6,000 रुपया जब जाएगा तो इससे किसान के हाथ मजबूत होंगे। और ये बार बार कहा जाता है कि अपने देश की खुशहाली का रास्ता अगर कहीं से होकर गुजरता है तो इन्हीं गांव गली गलियारों से होकर गुजरता है। इस बात को हम लोग समझते हैं, और इसीलिए किसानों के हाथों को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज नौजवानों की बात हम सब लोग करते हैं, तो आज नौजवान यह चाहता है कि उनके हाथ में नौकरी हो, और वो सिर्फ जॉब प्राप्त करने की नहीं, बल्कि जॉब क्रिएट वो कर पाएं, जॉब क्रिएटर के रूप में उनको एक स्थापित किया जाए। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, सरकार ने काम किया है। यही कारण है, तो आपकी सबसे बड़ी आलोचना है कि इस पर काम नहीं हुआ। नहीं, यही कारण है कि आज मुद्रा योजना आप देख लीजिए, आज उसमें कितने लोगों ने करोड़ों रुपए का उसमें लोन लेकर उसमें काम किया गया है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने शुरुआत अपनी की थी, नौकरी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन आज वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित होकर काम कर रहे हैं। तो ये सब बदलाव हुआ है। और देखिए, हम लोगों का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से था कि जाति और मजहब की राजनीति को समाप्त करके एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप जाति की बार बार बात कर रहे हैं। जाति की राजनीति नहीं करनी, जातियों के हिसाब से हम वोट भी नहीं मांगेंगे। साक्षी महाराज प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हैं कि भाई साहब ऐसा है, मेरे को टिकट दे देना, क्योंकि मेरे क्षेत्र में इतने इस जाति के, इतने इस जाति के, मैं इस जाति का हूं, मेरा यहाँ पर प्रभाव है, इसलिए मेरा समीकरण बेस्ट बैठता है। तो आप जब ये तो फिर जाति की पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है? यही तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। देखिए, किसी एक व्यक्ति की समझ वो पूरी पार्टी की विचार हो, पूरी पार्टी की समझ आपकी हो, पार्टी के ऐसा नहीं। सांसद हैं, अब उन्होंने अपनी बात, अपनी राय उन्होंने रखी होगी, लेकिन उस पर संज्ञान में क्या लेना है, उसको कैसे लेना है, और लेकिन वो पार्टी का एजेंडा सेट नहीं कर सकते। पार्टी की विचारधारा जो स्थापित है उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो अगर अब उन्होंने अपनी बात रखी होगी, जिस तरीके से उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की अपनी विनेबिलिटी और उसको समझाना होगा, उन्होंने अपने उनको डर लग रहा है कि टिकट कट जाएगा। टिकट तो अपनी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च जो बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो बैठेगी। अब इसको किसको देना है, किसको टिकट नहीं देना है, आपकी पार्टी के बारे में मशहूर है कि बहुत सारे कार्ड देते हैं आप, टिकट सिटिंग लोगों को कार्ड देते हैं, क्योंकि चुनाव तो मोदी जी के नाम पे होना है। तो जो पहले से सांसद हैं वो जो सही नहीं कर रहा है उनको कार्ड दो टिकट। देखिए, मैंने फिर से कहा कि देश तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर सही समय पर सही निर्णय करके पार्टी का हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और जल्दी ही उसका निर्णय वो शुरू हो जाएगा। और आपको लोग नहीं मिल रहे लड़ने के लिए, इनके पास बदलने के लिए इतने सारे लोग हैं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी 5 साल से सरकार में है, और जो रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहा था, रिपोर्ट कार्ड अपने मन से नहीं बनाएंगे, बल्कि 2014 में जो वादे किए थे उसके ऊपर उन्होंने क्या काम किया उसके बारे में बताएंगे। किसानों को आपने कहा कि हम इतना समर्थन मूल्य देंगे वो माला माल हो जाएंगे, और कहा कि हमने तो कर दिया।
लेकिन किसान को तो नहीं लगा। अब छत्तीसगढ़ में धान रिपोर्ट इन्होंने धान की कीमत 1750 रुपये दी है, वहाँ पर 2500 है। वो है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के साथ। 6000 रुपये की बात करते, क्या है 6000 रुपये में? साल में 6000 रुपये में क्या करेगा, क्या करेगा उससे? और हम जानना चाहते हैं कि आपने किसानों का कर्ज माफी का क्यों नहीं किया? आपकी नीतियों की वजह से वो आज डिस्ट्रेस में है, आज वो आत्महत्या कर रहा है जगह जगह। आपने नहीं किया। आपने रोजगार 5 साल में 10 करोड़ का रोजगार देने के बाद, और मैं एक सेकंड, बेरोजगारी का आंकड़ा इन्हीं के NSSO का आंकड़ा है, उसमें 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। उसके बारे में जवाब देता। आप जॉब क्रिएटर करा रहे हैं, तो जॉब कहाँ है? जॉब तो बनी नहीं। इसी तरह से आपने वादा किया इतने सारे मुद्दे अच्छे हैं, दिन आएंगे। अगर इनकी इतनी सारी वादा खिलाफी है, इतने सारे मुद्दे हैं, तो आपको गठबंधन की क्या जरूरत है? आप लड़ लो अकेले तो हार जाएंगे। नहीं, वो वोट बटे नहीं। ये कैसे है? 32% तो इनको वोट पाए थे 2014 में, 32%, 68% तो इनके खिलाफ थे। वोट बटे नहीं और आसानी से इनको हरा दिया जाए, तो इसलिए गठबंधन की बात चली। सरकार आपकी थी, सिर्फ यही है। हमने अपना राजनीतिक जो रेजोल्यूशन पास किया, आपको अगर 20% पड़े तो 80% आपके खिलाफ हुए ना। आपका लॉजिक लगा रहा हूं मैं। 2014 में अगर आप कह रहे हैं इनको 32 पड़े और 68 इनके खिलाफ हुए, तो 20 आपको पड़े, 80 आपके खिलाफ हुए। कहां 20% पड़े? जितने भी परसेंट पड़े उससे ज्यादा तो आपके खिलाफ हुए ना, इनसे तो कम ही पड़े। तो ये एहसास किया ना, हमने एहसास किया, उसको वोट बटे नहीं और एक तरफ एक विचारधारा के लोग एक तरफ वोट दें, तो बहुत आसानी से रहेगा। और हम जानना चाह रहे हैं कि जो 15 लाख का वादे किया, तो उसके बारे में मौन है आप, क्यों नहीं? भाई कहीं तो जवाब देना होगा। 2014 के वादे जो किए थे, उसका रिपोर्ट कार्ड में तो वही आएगा। और आप एजेंडा क्या है? आपने किसान को कह रहे हैं कि 6000 रुपये दे के उनको केंद्र बिंदु पे ले आए राजनीति में, लेकिन आपने तो पूरा काम वही किया जो उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है। चलिए, बड़े बड़े उद्योग को लाभ पहुंचाने वाले। हम अंत में हैं कार्यक्रम पूरे के, देश इनसे में जवाब ले लेते हैं ना। आज पूरे देश में एक हवा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। वो तो दिख जाएगा, वो पूरी तरह से वो तो दिख जाएगा अगर होगी तो। 3 प्रदेशों में जो नतीजे आए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, वो क्या बोलता है? यहाँ उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा के उपचुनाव हुए, वो क्या बोलते हैं? यही है कि सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश में हो, हम उसको नापसंद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी उसको रिजेक्ट करते हैं। चलिए आखिरी आपके जवाब लेते हैं। जहां तक किसानों की बात है, 10 साल तक कांग्रेस की सपा बसपा की मिलीजुली सरकार केंद्र में रही थी और चुनाव आते हुए उन्होंने एक बार किसानों का कर्ज माफ 70-75 हजार करोड़ का उन्होंने किया था। और भारतीय जनता पार्टी 5 साल के अंदर, और अभी जो हम लोगों ने ये शुरुआत की है किसान सम्मान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 6000 रुपए में क्या होता है? इसके माध्यम से अगर 10 साल देखे तो कई लाख करोड़ रुपए किसानों के पॉकेट में जाएंगे। और फिर मैं इस बात को कहता हूं, इस हकीकत को हम सब लोग समझते हैं कि किसानों के हाथ जब तक मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारा देश आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं हो सकता, हमारा देश आगे नहीं जाएगा। 6000 रुपए पाके 6 लाख करोड़ों में कहां चले जाएं? कितने 100 साल, 150 साल, 200 साल के अंदर? तो ये बेवकूफ बनाने की बात है। किसान इसे बेवकूफ नहीं बनेगा। वो तो चुनाव में पता चल जाएगा। कर्ज माफी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और कर्नाटक में वादा करने के बाद भी कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से क्या हुआ है ये तो देख लीजिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर कर्ज माफ किया, 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है, 1 लाख तक के कर्ज माफ हुआ सब जगह। एक चीज छत्तीसगढ़ में, एक चीज किशोर जी मैं जरूर कहना चाहूंगा, कर्ज माफ सब कुछ देखने के बाद मैंने कहा सर्वे हो रहे हैं, चारों तरफ माहौल है, पूरा देश इस समय ये कह रहा है कि हम सब लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं और सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारधारा को मान रहे हैं, सब साथ खड़े होने को तैयार हैं। कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से भी जिस तरीके से इस समय अपने वक्तव्य दिए जा रहे हैं और ये हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें मुमकिन हो जाती हैं, लेकिन ये हाथी को गोद में बिठाना, चींटी को नहलाना और कांग्रेस को समझाना, ये बड़ा नामुमकिन सा लगता है इस समय, ऐसा लग रहा है। ये जुमलेबाजी में हम नहीं पढ़ते। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ जुमले से काम चलाते हैं। अच्छा, जुमले के अलावा कुछ नहीं है। एक बस आखिरी सवाल मैं इनसे बोल देता हूं, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आपने कहा हमने बहुत सारे बड़े बड़े कड़े फैसले लिए जो इधर भी जा सकते थे, उधर भी जा सकते थे।
नोटबंदी इधर गया या उधर गया? देश जहां चाहता था उधर गया है, देश भ्रष्टाचार पर चोट चाहता था उस पर गया है। चलिए वो 23 मई को पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनिया जी और पंकज जी हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। एजेंडा इंडिया की ये शुरुआत थी, आगाज था। अगले सेशंस में हमारे साथ पर चलते हैं और लपेटे जाते हैं नेता। असल में ये भ्रम रहता है हमारा, नेता कहाँ लपेटे जाते हैं। लपेटे में तो हमेशा जनता ही आती है, लेकिन इस भ्रम को थोड़ी देर के लिए हम झेल लेते हैं कि चलिए शायद हम नेताओं को लपेट रहे हों। आमंत्रित करूंगा मैं कवियों को इस कार्यक्रम के लिए। हमारे साथ मंच पर होंगे कवि गौरव चौहान, इटावा उत्तर प्रदेश से कवि गौरव चौहान हमारे साथ होंगे। अजय अंजाम, मेघ श्याम मेघ और पंकज प्रसून जी। बीजेपी से हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी हैं, स्वागत करेंगे बीजेपी से ओम प्रकाश सिंह जी का। कांग्रेस से हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी हैं। तो गौरव जी, कुर्सी पर बैठकर कैसा लग रहा है? कुर्सी पर बैठकर अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि आज ये कुर्सी के लिए ही ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हम नेताओं को आज कुर्सी पर कैसे बैठा जाता है वो सिखाएंगे आज किशोर जी। आज और कुर्सी की बात चल रही है, कुर्सी के लिए सब कुछ हो रहा है और क्या क्या होगा इन चुनावों में, मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं, सुनिएगा। कि प्रियंका करेंगी रेल मार्ग से प्रचार, प्रियंका करेंगी रेल मार्ग से प्रचार, देख लेना कांग्रेसी इसी बात पर बैठेंगे। हाँ बहुत अच्छे। प्रियंका करेंगी जल मार्ग से प्रचार, प्रियंका करेंगी जल मार्ग से प्रचार, देख लेना कांग्रेसी इसी बात पर ऐठेंगे। और मोदी जी करेंगे राहुल जी की मिमिक्री, मोदी जी करेंगे राहुल जी की मिमिक्री, जनता को हंसा फंसा दुख दर्द मेटेंगे। वाह, अच्छी लगे पंक्तियां, तालियां बजाना आप सब। हाँ। मोदी जी करेंगे राहुल जी की मिमिक्री, जनता को हंसा फंसा दुख दर्द मेटेंगे। और जिन्हें एक दूसरे की सूरत से भी नफरत थी, जिन्हें एक दूसरे की सूरत से भी नफरत थी, सब वो मुलायम और माया रोज रोज भेंटेंगे। जिन्हें एक दूसरे की सूरत से भी नफरत थी, वो मुलायम और माया रोज रोज भेंटेंगे। और सबसे ज्यादा मजा दिल्ली वालों को आएगा, क्योंकि केजरी जी वहां धरने पे बैठेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, एक कैंपेन देश में इस समय चल रही है। जब से मोदी जी ने अपने नाम के साथ चौकीदार लिख दिया, तब से कुछ ऐसे भाजपा ऐसे नेता जिनकी पत्नियां भाजपा में हैं वो बड़ी प्रसन्न है, वो बड़े प्रसन्न है। और क्या फर्क है वो देखिएगा। भाजपाई पत्नियों के पति हैं बड़े प्रसन्न, हाँ, भाजपाई पत्नियों के पति हैं बड़े प्रसन्न, बात ही कुछ ऐसी है जो मजेदार हो गई। स्वप्न में जो देखते थे मांगते दुआ में थे जो, वही बात असलियत में आखिरकार हो गई। मोदी जी ने ट्विटर पे चौकीदार लिख दिया तो कई की खिजाओं में जैसे बाहर हो गई। और शाम को जो छाती पे चढ़ी थी कोतवाल बनी, सुबह जब उठे तो बीबी चौकीदार हो गई। चौकीदार की बात चली है तो मैं नंबर तो मेरा है। अच्छा। और बात अनुराग भदौरिया जी बैठे, मैं सैफई का हूँ, इटावा का हूँ। नहीं तो मैं पहले बोलूंगा आज। नहीं, आप पहले ही बोलिए। हाँ, पहले इसलिए बोलूंगा, होली का त्योहार है। अच्छा, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? आप लोग ऐसे मत बैठो कि जैसे बैठने ही आए हो। ताली वाली बजाओगे तो हमें लगेगा सब जीवित हैं यहाँ पर। स्वागत है। और स्वागत। होली का पर्व है तो एक अजीब होली, अनुराग जी सुनिए। होली खेल रहे शिवपाल, गठबंधन है उलझन में। होली खेल रहे शिवपाल, गठबंधन है उलझन में। गठबंधन है उलझन में, पूरी से भई है टेंशन में। गठबंधन है उलझन में, पूरी से भई है टेंशन में। सब है बीजेपी की चाल, गठबंधन है उलझन में। सब है बीजेपी की चाल। लेकिन अनुराग जी, आपको हम चेताना चाहते हैं कि जिस बहन जी से आपने गठबंधन किया, धोखा देना उनकी पुरानी आदत है। अब गठबंधन आप कर लिया है, लेकिन मैं तो आपका पड़ोसी हूं, आपको सावधानी करूंगा और सावधान ऐसे करूंगा। बीच मझधार छोड़ना पुरानी आदत है। बहन जी की
बीच मझधार छोड़ना पुरानी आदत है, पेड़ से उतार कर झाड़ में ना फेंक दें। और गेस्ट हाउस भूल गई होंगी ये ना भूल करो, मौका पाते ही कहीं तिहाड़ में ना फेंक दे, मौका पाते ही कहीं तिहाड़ में ना फेंक दे। अभी अटकी है तो बहारों को दिखा रही है, अभी अटकी है तो बहारों को दिखा रही है, फिर कहीं जंगल उजाड़ में ना फेंक दे, फिर कहीं जंगल और आखिरी पंक्ति पर सबके हाथ खुले, फिर कहीं जंगल उजाड़ में ना फेंक दे। और साइकिल की गद्दी को उखाड़ के ना मायावती साइकिल के पुर्जे कबाड़ में ना फेंक दे, साइकिल के पुर्जे कबाड़ में ना फेंक दे। मायावती जी जब जाती हैं साथ में, मायावती जी जब जाती हैं साथ में, अभी तो पूरी पक्की तरह दिख रही हैं, लेकिन पुरानी हिस्ट्री भी है। देखिए, समाजवादी लोग जो समाजवादी के साथ आते हैं, उनकी विचारधारा और उनका सोच समझ समाजवादी के हिसाब से, क्योंकि हम लोग सम्मान इतना देते हैं कि लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, तो लोगों का व्यवहार बदल जाता है, आचरण बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है। तो जो भी लोग हैं वो उन्हीं की धारा में, उन्हीं की सोच में समाहित हो जाते हैं। अब जहाँ तक बता रहे थे कि मोदी जी मिक्री बहुत करते हैं, तो नहीं, ये भी आपके साथ है, ये भी तो आपके साथ आए थे पिछली बार, आपने इनको साथ में लिया था। तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं, आज भी हमारे बगल में बैठे हैं, दोस्ताना संबंध है, हमने कब इनको अपनी दूर से भगाया है। हमारे किसी से अपनी व्यक्तिगत कोई किसी से थोड़ी है, हो सकता है आइडियोलॉजिकल, उनको अपनी पार्टी बड़ी करनी है, वो भी पार्टी बड़ी करना चाहते हैं, हमारी पार्टी बड़ी होना चाहती है, लेकिन हम एक दूसरे को गालियाँ तो नहीं देते भारतीय जनता पार्टी की तरह। आप पार्टी बड़ी करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं किशोर जी, देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। आजादी से अब तक संविधान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए, उस पर कोई समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी, और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। देश को बचाने का मतलब बीजेपी से बचाना है? नहीं, मुझे लगता है कि जो 2014 में जो वायदे किए थे कि अच्छे दिन आ गए, तो मुझे लगता है किशोर जी आपके अच्छे दिन आ गए होंगे, जनता के तो आई नहीं। एक चीज़ ऐड करना, अभी कह रहे थे कि मोदी जी मिक्री कर रहे हैं सबकी, तो आप चिंता मत कीजिए, वो मिक्री करते करते इस बार उनकी किरकिरी हो जाएगी। अच्छा, आप भी तो राजभर जी कुछ भी कहते हैं उनके साथ हो जाते हैं, अपना दल भी कुछ कुछ कह रहा था, अनुप्रिया जी कुछ कुछ कह रही थी, फिर भी आपने उनको साथ में ले लिया। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है? हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हमेशा रहा है और है। नहीं, हमेशा तो नहीं रहा, पूरे 5 दिन। राजभर जी ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें कोई भी किसी के काम काज पर टिप्पणी कर सकता है, राजभर जी करें या अनुप्रिया जी करें, लेकिन हम तो साथ साथ है। टिप्पणी करने से कोई किसी पार्टी का वो वजूद तो नहीं बिगड़ता। बाकी इन लोगों के बारे में तो हमारे कवि महोदय ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि गठबंधन का नतीजा इसके पहले क्या रहा है और क्या होगा। चेतावनी तो उन्होंने कवि महोदय ने स्वयं दे दिया है कि गठबंधन है। आप देखिए, ये इनकी सोच अब कवियों पे डिपेंड हो गई। कवि चेतावनी दे रहे, जनता चेतावनी दे रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। कवि ने चेतावनी दी है, वो समझ में आ रहा है। कभी हमेशा जनता की आवाज होती है, कभी कभी केवल ये मंच की चीज नहीं है। संभल कर बोलिए, अभी आपके ऊपर भी आएंगे कभी। ठीक है, वो आने दीजिए, लेकिन आपने कवियों को, हमारे सम्मानित कवियों को कह दिया कि कवि के भरोसे चल रहे हैं। अरे ये कवि हमेशा जनता की आवाज होते हैं, जो उनकी आवाज होती है उसको ये तो याद रखेंगे। बीजेपी वाले भूल रहे हैं कि होली के मौसम में है, बुरा ना मानो, होली है। वो जो कह रहे हैं वो सब आपको खुश करने के लिए कह रहे हैं। किशोर जी, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं तो देखता रहता हूँ। इन्होंने वादा किया था कि सारे गड्ढे भर जाएंगे, और देखिए भर गए। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। इतने उत्साहित हैं सीएम, जाने क्या कर जाएंगे। इतने उत्साहित हैं सीएम, जाने क्या कर जाएंगे। अरे इतना प्यार करो ना हमसे, जीते जी मर जाएंगे। तो मैंने पूछा आखिर कब तक गड्ढा मुक्त बनेगा यूपी। और बीजेपी वाले तर्क बड़ा बढ़िया देते हैं, सुनिएगा। मैंने पूछा आखिर कब तक गड्ढा मुक्त बनेगा यूपी। वो बोले बारिश आने दो, सब गड्ढे भर जाएंगे। गड्ढे और 2019 में एजेंडा क्या होगा? आपका एजेंडा चल रहा है, मैंने एक एजेंडा सेट किया है बीजेपी के लिए। सुनिएगा, अच्छे दिन तो हम लोगों के आ गए, इतना बढ़िया हम सब लोग हाल में बैठे हुए हैं, लपेटे में नेताजी हिट हो गया है। 4 लाइनें देखिए एजेंडा क्या होना चाहिए बीजेपी का। वो रोज रोज ही नई सौगात लाएंगे, वो रोज रोज ही नई सौगात लाएंगे, हर महीने रेडियो पे मन की बात लाएंगे। मोदी जी अच्छे दिन हमारे ला ही चुके हैं, फिर से जिताओ उनको अच्छी रात लाएंगे।
रात और दिन मिलके कंप्लीट साइकिल होती है। ये नहीं, अब जनता की आवाज, ये कह रहे थे जनता की आवाज है ये। देखिए, जनता जानती है और जनता को जो करना है वो जनता ने मन बना लिया है और जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा किशोर जी, पूरी भाजपा ने। अरे एक मिनट रुक जा, अगर मैं जो कुर्सी खाली जोड़ता हूँ मेरी भर जाती है। कुर्सी का ही गेम चल रहा है सर। एक और लाइए भाई साहब। हेलो, यहाँ बीजेपी के आप भी हैं? चलिए आप दोनों। अच्छा, पूरी भाजपा में ये ट्रेंड चल गया है 2-3 दिनों से, सब लिख रहे हैं चौकीदार। मोदी जी ने लिखा चौकीदार, सब लिख रहे हैं। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा कि चौकीदार बने फिर रहे सारे भाजपाई। चौकीदार बने फिर रहे सारे भाजपाई, तो इनकी चुनावों की तैयारी कौन करेगा? अच्छा, चौकीदार बने फिर रहे सारे भाजपाई, तो इनकी चुनावों की तैयारी कौन करेगा? और आप चौकीदार हैं तो माल्या, मेहुल और नीरव मोदी के संग यारी कौन करेगा? आप चौकीदार हैं तो माल्या, मेहुल और नीरव मोदी के संग यारी कौन करेगा? और आप तो चुनाव जीत उड़ेंगे विदेश रोज। आप तो चुनाव जीत उड़ेंगे विदेश रोज, तो चोरों से सुरक्षा फिर हमारी कौन करेगा? आप तो चुनाव जीत उड़ेंगे विदेश रोज, तो चोरों से सुरक्षा फिर हमारी कौन करेगा? और सारे चौकीदार लड़ने लगेंगे अगर चुनाव, तो मोहल्लों की फिर चौकीदारी कौन करेगा? बहुत अच्छे, बहुत सही प्रियंका जुड़ रही है। प्रियंका जी, इसका क्या जवाब दें? देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं होती, देश के समस्त नागरिकों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो। जब संप्रभुता की और एकता की, निष्ठा की जब बात आती है, तो चौकीदार पूरा देश हो जाता है। और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए विदेशों में भी अपनी संप्रभुता बनाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं बस इतना ही कहती हूँ। कई बार विदेशों का ध्यान करते करते अपना देश ही न टूट जाए। विदेश की तो चिंता बाद में करें, पहले अपना देश तो संभाल लें। देश की चिंता, मैंने फिर कहा, मैं एक व्यक्ति की बात में नहीं करूंगी। देश की चिंता करने का विषय किसी एक व्यक्ति पे नहीं होता है। देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की ताकत भी देश की जनता से ही मिलती है और देश के समस्त समाज से मिलती है। और देश की ताकत ही विदेश में ही अपने आप में एक मजबूत संदेश भेजती है। और विदेश से ही पूरे विश्व में ही, यहीं से जब अपना देश मजबूत होता है तब विदेश में मजबूत संदेश। आपने क्या संदेश भेजा है ये जरा मैं बता लेता हूँ। अनुराग भाई, नहीं एक सेकंड, वो सही कह रही हैं कि सारा माल तो आप यहाँ से विदेश भेज देंगे तो विदेश ही मजबूत होगा, देश कहाँ से? विदेश में मेरा सवाल सुन लीजिए। आप ये कह रही हैं कि देश में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी और यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों की है, लेकिन जो बाह्य सुरक्षा है वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। 4 मिसरे सुनिए और बताइए कि ये क्या हुआ। पहरे पर तो हो पर पहरे दारी में कुछ गड़बड़ है। जिम्मेदार आप हो, जवाब आपको देना पड़ेगा भाजपा वालों। पहरे पर तो हो पर पहरे दारी में कुछ गड़बड़ है। थानेदार बने हो पर थानेदारी में गड़बड़ है। और तर्क सुनना क्यों गड़बड़ है। वीटो देकर यूएनओ में बता दिया है चाइना ने, चौकीदार तुम्हारी चौकीदारी में कुछ गड़बड़ है। चौकीदार तुम्हारी चौकीदारी में कुछ गड़बड़ है। और अनुराग भाई साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं यार, तुम्हारे पड़ोस के हैं। उनके मतलब की बात हो रही है आज। हाँ, हो सकता है हमारे रिश्तेदार भी निकले वो। नहीं, रिश्तेदार तो हम सभी आपस में, लेकिन वहां जो रिश्तों की गणित है वो कहीं गड़बड़ा सकती है। सुनिए क्या हो सकता है। जो वर्षों से सुनते आए वो फिर से सुन सकते हैं। हाथी वाले सभी महावत अपना सिर धुन सकते हैं। क्या इतिहास रहा है ये, और वोटर किसके हैं ध्यान रखिएगा। हाथी वाले सभी महावत अपना सिर धुन सकते हैं। ध्यान रहे हाथी वालों ये नेताजी के वोटर हैं। और बच्चा नहीं मिला तो वो चच्चा को भी चुन सकते।
बहुत अच्छे भाई वाह। ऐसा ना हो जाए चाचा जी वोट तो काट रहे हैं ना। नहीं देखिए, ये कवि हैं, कवि का तो आप जानते हो। आप वही वाली लाइन पे आ गए। पूरा कर रहा हूँ, कवि कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो जब इलेक्शन होता है तो जनता को पता होता है कि किसको चुनना है, तो जनता उसी को चुनती है जो जिताऊ कैंडिडेट होता है। और अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, चाचा जी जिताऊ नहीं थे। नहीं, चाचा जी चूंकि अब उनकी पार्टी अलग है, अब तो चचा हैं। चचा का मतलब तो आप जानते ही हैं, चचा मतलब क्या होता है, चचा है, लेकिन गठबंधन अलग। मतलब जिताऊ ना हो तो चचा को भी बाहर कर दो। नहीं, हम क्यों बाहर करेंगे? उन्होंने अपना पार्टी बनाई, हर व्यक्ति को यहाँ आगे बढ़ने का मौका होता है लोकतंत्र में। वो चाहते हैं, वो अपनी उन्होंने पार्टी बना के आगे चलना चाहते हैं। और वैसे भी देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो आप जानते ही हो, वो जहाँ देखते हैं अगर उनका जोड़ से काम नहीं चलता है तो तोड़ बताते हैं, तोड़ जोड़ करते हैं, तो तोड़ जोड़ में उनका दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जोड़ तोड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये महामिलावट की भाषा बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे महामिलावट पे कभी विश्वास नहीं करती, और न ही जनता विश्वास करती है। चाचा को कैसे बाहर किया भतीजे ने और भाई ने, ये आप देख रहे हैं और सारी जनता देख रही है। समाजवादी साथी को याद होना चाहिए कि जब आपका और बसपा का गठबंधन हुआ तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव पहले दिन ही बोल दिए कि समाजवादी पार्टी 38 सीट हार गई। दूसरी बात आपको ये याद करना चाहिए कि जिन पर आप गर्व करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी बहुत सच्चे व्यक्ति हैं, मैं भी मानता हूं। लोकसभा में उन्होंने खुलेआम कहा कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आएगी और मेरी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। अब आपका क्या कहना है? 2014 में मनमोहन सिंह जी के लिए भी उन्होंने यही कहा था, वो नहीं आए। उनका कहना मैं मनमोहन सिंह के लिए नहीं कहा था, उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया, दुआ दिया कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और फिर 2019 में वो प्रधानमंत्री बने। किशोर जी, शायद भारतीय जनता पार्टी हमारे देश का संस्कार, सभ्यता और कल्चर को नहीं समझती है। जब व्यक्ति सीनियर होता है तो सबको आशीर्वाद देता है, उतना बड़ा दिल होता है, उसको आप व्यक्तिगत ले लेते हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, सभी लोग जीत के आए। अगर आप मेरे सामने लड़ेंगे तो मैं आपको भी दुआएं करूंगा कि आप जीतिए। औरंगजेब के बाद पहला व्यक्ति भारतीय दुनिया के इतिहास के राजनीति में है कि बाप के रहते बेटे ने कब्जा कर लिया और उनको अपदस्थ कर दिया। जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी, उस बेटे ने बाप। ज्यादा मत जाइए, वो आडवाणी जी पे चले जाएंगे। जी, आडवाणी जी तो हमारे हमेशा मार्गदर्शक और नेता रहेंगे, सम्माननीय नेता है। आज भी उनका पूरा सम्मान पूरी भारतीय जनता पार्टी देश करता है। इस बार चुनाव लड़ेंगे वो? देखिए, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो हम नहीं बता सकते किशोर जी। आप आडवाणी जी का चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे आपको नहीं पता, लेकिन नेताजी चुनाव लड़ेंगे, वो पार्टी के मालिक हैं। जी। मैं एक तो बीजेपी की हालत तो मुझे यहाँ भी खराब लग रही है। इनके मतलब की बात होती तो ताली बजाने वाले चार करता, इनके साथ चार कार्यकर्ता इनके साथ नहीं बैठे। ये कभी भी मेरे पर बात जा रही है। अब एक काम करना, जब आपकी मतलब की बात हो तो भाजपा के 3 लोगों आप ही बजा देना। लेकिन मेरा प्रश्न भाजपा से है, चौकीदार चोर है का शोर आपने दबाने की कोशिश की है कि मैं भी चौकीदार हूं, लेकिन ये आपको डिफेंड करने के लिए काफी नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि मुद्दा ये रफेल का अभी नहीं है फेल चाहे, मुद्दा ये रफेल का अभी नहीं है फेल चाहे, मैं भी चौकीदार आप खूब कर दीजिए। और कुछ वक्त बचा हो तो काला धन विदेशों में से इंडिया में थोड़ा बहुत मूव कर दीजिए। और आप हैं ईमानदार या कि सिर्फ फेंकते हो? आप हैं ईमानदार। देखो ताली कितनी भयानक बस्ती, देखना आपके साथ आदमी नहीं है। आप हैं ईमानदार या कि सिर्फ फेंकते हो? मेरी कंफ्यूजन रिमूव कर दीजिए। और चौकीदार चोर का है ने, चौकीदार चोर का नहीं है कोई सबूत, तो आप चौकीदार प्योर है ये प्रूव कर दीजिए चौकीदार। और सुनिए, एक प्रश्न 4 पंक्तियों में बीजेपी वालों से कह देता हूं। ट्विटर पर हंगामा कर दिया, मैं भी चौकीदार है। नेपालियों में खौफ हो गया। चौकीदार का शोर हुआ तो हर एक प्राणी जाग गया। चौकीदार का शोर हुआ तो हर एक प्राणी जाग गया।
हुआ धमाका ट्विटर पर, कुछ ऐसा गोला दाग गया, अरे नारे छोड़ो, इतना ही मैं बीजेपी से पूछ रहा, अरे सब थे चौकीदार तो फिर ये माल्या कैसे भाग गया? किशोर जी, ये है नहीं, प्रियंका जी से जवाब तो ले लें। ये चौकीदार वाला नारा जो है, ये रिस्पांस में आया या जरूरत थी इस वक्त? शोर दबाना था? देखिए, शोर का तो मैं नहीं कह सकती, जिसके अंदर जितनी समझ थी उसने उसको उतना ही प्रोडिक्ट किया। ठीक बात, सीधी सी बात है। और जिसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो उतना ही उस चीज़ को सामने वो दिखाता है। अब चाहे कोई उसको चौकीदार कहे, चाहे रखवाला कहे, चाहे कोई इसको ईमानदारी से कहे, चाहे कोई कहे, यूथ हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई व्यक्ति, जितना उसके अंदर समझती थी उन्होंने किया। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर प्रधानमंत्री जी के लिए अगर अपने उनके साथ में जोड़ते हुए ये बात बोली कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो ऐसा किसी ने कोई गुनाह नहीं कर दिया कि प्रधानमंत्री जी के साथ में जोड़ते हुए कि मैं चौकीदार हूँ तो ये गुनाह कर दिया है। ये तो सामने वो चीज़ निकल कर आई है, ऐसे लोगों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा सा है कि जो प्रधानमंत्री जी से सीधा जुड़कर ये बोल रहे हैं कि हम भी चौकीदार हैं और देश के साथ हम खड़े हैं। इस चीज़ को, एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इस चीज़ को बात बात पे आप लोग ये नहीं कह सकते हैं, कविता के माध्यम से आप लोग का अपना एक व्यंग है, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से इस चीज़ को कटाक्ष किया है, लेकिन इस चीज़ को पूरा देश नहीं भूल सकता है कि महिलाओं के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आवाज़ अगर उठाई है, बोला है, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इस चीज़ को आवाज़ दी है और उनके साथ पूरा देश खड़ा है। इसको आप मजाक में नहीं कह सकते हैं, पूरा देश खड़ा है। वो अलग बात है कि विदेश में सोना क्या है, चांदी क्या है, वो एक अलग बात है। उसका जवाब सरकार अपने आप दे रही है, जवाब पूरी जनता मांग रही है, जवाब सरकार दे रही है। इतना ही मुझे कहना है। अशोक जी, सीधा आपको जवाब है। आपने नारा चलाया, उन्होंने बोला कि नहीं हम सब चौकीदार हैं, आप बोलिए किसको चोर बोलना है? नहीं, चोर देश समझ रहा है ना कौन है। आदमी एयरपोर्ट पे जाता है, अगर तेल की हवा आपके नारे की हवा निकालिए ना। पूरी कह लूं, अगर चौकीदार के दामन में दाग लग जाते हैं ना तो चौकीदार बदल दिया जाता है। और दामन में जिस तरीके से देश पे दाग लगे हैं ना, कितने चौकीदार हो गए भाई, समझ में नहीं आ रहा। सवाल है कि देश में प्रधान को समर्थन दिख रहा है ना उनके साथ लोगों का। हम लोगों ने बचपन से, किशोर जी आप भी पढ़ाई किए होंगे, लोग डॉक्टर बनाते थे, लोग इंजीनियर बनाते थे, कहिए ना गर्व से कि मैं रोजगार दूंगा। कहां गया रोजगार? आज देश के गली गली में शोर हो रहा है कि भाई रोजगार चाहिए, 15 लाख का। नहीं, वो मुद्दे हैं। मैं अगर आप चौकीदार पे उंगली उठाते हैं, सब कहते हैं मैं चौकीदार हूं, तो समर्थन दिखता कि नहीं दिखता? चौकीदार के दामन में दाग लग गया है और देश की जनता बदलना चाहती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि चौकीदार को बदलना। 5 सालों में चौकीदार ने जो काम किया है वो सबके सामने है। एक काला धन देश के बाहर गया। एक था तो इतने सैनिक शहीद कैसे हो गए? इतने सैनिक शहीद कैसे हो गए? विदेश में काला धन नहीं जमा करा पाया। ये देश की जनता काला धन नहीं जमा करा पाया। बातों से काम नहीं चलेगा। चौकीदार ने बातों से काम नहीं चलेगा। पहरेदारी की है। डबल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं बढ़ी है योगी जी के आने के बाद। योगी जी के आने के। चलो, ये तो 23 मई को पता चल जाएगा आप में से किसका शोर ज्यादा है। ज्यादा आंकड़ों में अगर जाएंगे तो नहीं, आंकड़ा नहीं जाएंगे। मैं ये चीज कह रही हूँ, मैं बड़े खुले उस पे मैं कह रही हूँ और बड़ी निष्पक्ष होके मैं कह रही हूँ। एक सच्चे नागरिक होने के नाते मैं इस चीज को मैं कह रही हूँ। शायद किसी को बुरा भी लगेगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर आंकड़ों में अगर आप घुसेंगे तो हम भी ए से लेके जेड तक इतने आंकड़े सामने रख देंगे कि सच में एक एक की सबकी पोल खुल जानी है। मैं ज़्यादा उस पे नहीं जा रही हूँ। अगर आंकड़े पे अगर आप घुसेंगे तो हम भी आंकड़ों में जाएंगे और एक एक आंकड़ा हम भी रखेंगे। अगर आंकड़ों की बात आएगी तो अगर आपको अगर कमी नजर आती तो उस चीज़ को चुनाव में एजेंडा होना चाहिए। नहीं, उनकी कविता ना दब जाए ना, आंकड़ों में कविता दब जाएगी। आपकी कविता भी सुनेंगे और हम लोग उस पर तालियां भी बजाएंगे, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो हम भी आंकड़ा सामने रखेंगे। अगर चुनावी एजेंडा अगर ये चीज देखना है कि नेताजी ने क्या काम किया, डिमेरिट्स मेरिट्स को काउंट करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा देश के सामने एक विषय आता है कि हमको ऐसा क्या आने वाले समय में करना चाहिए और अभी तक का कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि हमको अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। एक सेकंड पहले तो मैं गुजारिश करूंगा भाई, इधर बहुत लपेट लिया आपने, इधर लपेटिए, नहीं तो फिर बैलेंस बिगड़ रहा है। मैं गठबंधन पे कुछ कहना चाहता हूं। अनुराग जी,
सुनिएगा सारे भी। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, सेकंड तो हो गया। इतना कहना चाहता हूँ, 5 उंगलियां हैं, आप 5 काम गिना दीजिए 5 सेकंड में, मैं 50। वो आंकड़े, फिर आंकड़ों पे जा रहे हो आप। हाँ अच्छा, वो आंकड़े बाहर ब्रेक में चाय नाश्ता होगा ना, तब आंकड़े कर लेंगे, कविता कर लेते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है आजकल देश आंकड़ों पर नहीं, देश भावनाओं से चल रहा है। मैं गठबंधन हुआ तो मोदी जी की शक्ति निकल के सामने आ गई। सुनिएगा, आपको गठबंधन वास्तव में है क्या, सब पार्टी वाले मजे लीजिए कि एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। बहुत अच्छा। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे। सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे। एक दूजे के दुश्मन थे, हरदम उत्पात मचाते थे। छोटी छोटी बातों पर वो बंदर बाट मचाते थे। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया। व्यंग समझिए। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया, सबको उठा उठा कर पटका, हर बंदर थर्राया। जो कुछ भी लूटा था उसकी जमकर की भरपाई, उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। बढ़िया बढ़िया। उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। एक दूजे के कट्टर दुश्मन एकदम से सब नेक हो गए। फिर लंगूर हटाने खातिर सारे बंदर एक। जिंदाबाद। हमें एक गीत अब मैं आपसे अब कुछ नहीं कहूंगा कि इधर लपेटना उधर लपेटना। आप राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ जा रहे हो। सुनिएगा, एक गीत पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। अरे बुआ बबुआ मुन्ना, बुआ बबुआ मुन्ना, बुआ बबुआ मुन्ना, अन्ना का छुटकन्ना। बुआ बबुआ मुन्ना। अब आप खुश होइएगा भाजपा वालों। बुआ बबुआ मुन्ना, अन्ना का छुटकन्ना, दीदी के संग मिलबा इस दल कर रहे नाच को दन्ना। बढ़िया बढ़िया यार, कविता में ताली बजाओ आप लोग, किसी भी पार्टी के मतलब क्या है, कविता में ताली आनी चाहिए भाई। अन्ना का छुटकन्ना, दीदी के संग मिलबा इस दल कर रहे नाच को दन्ना। ये गठबंधन का पन्ना ज्यादा नहीं चलना। अच्छा। ये गठबंधन का पन्ना ज्यादा नहीं चलना, क्योंकि जितनी रुई नहीं है उससे ज्यादा आगे धुलना। क्योंकि जितनी रुई नहीं है उससे ज्यादा आगे धुलना। सबके सब सुंदर हैं, सबके सब सुंदर हैं, इनमें लंगड़ा लूला कौन है। सबके सब सुंदर हैं, इनमें लंगड़ा लूला कौन है। माना सज गई बारात लेकिन दूल्हा कौन है, बता दो दूल्हा कौन। गीत का पद सुनिए कि गठबंधन की कोई पार्टी नहीं किसी से कम है। गठबंधन की कोई पार्टी नहीं किसी से कम है, और कुर्सी रूपी भैंस उसी की जिसकी लाठी में दम है। कुर्सी रूपी भैंस उसी की जिसकी लाठी में दम है। और सब हो रहे प्रसन्ना, सब हो रहे प्रसन्ना, सबको है पीएम बनना। सब हो रहे प्रसन्ना, सबको है पीएम बनना। पर ऐसा ना हो पेंट उतर जाए रह जाए सिर्फ घुटन्ना। सब हो रहे प्रसन्ना, सबको है पीएम बनना, पर ऐसा ना हो पेंट उतर जाए रह जाए सिर्फ घुटन्ना। इनके सारे कारनामे, इनके सारे कारनामे अब तक भूला कौन है। इनके सारे कारनामे अब तक भूला कौन है। माना सज गई बारात लेकिन दूल्हा कौन है, बता दो दूल्हा कौन है। ताली तो बजा दो। नहीं, वो उनका कहने का मतलब ये है कि आप सब टेस्टेड हो ना। आप कह रहे हो फिर हमें ले आओ, आप टेस्टेड हो। और आप में से कौन, आप इनकी सरकार बना रहे हो या आपकी सरकार बना रहे हो? देखिए, उन्होंने बोला लोकतंत्र की खासियत यही होती है, कोई तानाशाही नहीं है लोकतंत्र में। जब सदस्य चुन के आते हैं अपना नेता चुन लेते हैं। यहाँ तो पहले से थोप दिया जा रहा है मोदी जी के अलावा कोई नहीं। अरे भैया, कोई लोकतंत्र में, अरे वो उन पे मत जाइए ना। आप इनकी सरकार बना रहे हैं, ये आपकी सरकार बना रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि जब लोकतंत्र में सदस्य चुन के आ जाते हैं, फिर अपना नेता खुद ब खुद सब मिल के चुन लेते। ये बोलने को तैयार नहीं कि आपकी सरकार बना रहे हैं। आजाद लोकतंत्र भारत में चुनाव को आप ये नहीं बता सकते कि भाई हम 72 जीत के आ रहे हैं, 73। जनता वोट तय करेगी। ये अजीब दौर देखने को मिल रहा है। 272, 300, 350, कौन सा दौर चल रहा है। लोग डॉक्टर बनाते हैं, लोग आप पकौड़ा बना रहे हो। अरे इनकी सरकार बना रहे हो, ये आपकी सरकार बना रहे हो। चुन के जनता चुनाव होगा, चुन के सांसद आएंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। ये देश आजाद भारत में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बाद में बनेगा। बता तो रहे ना, राहुल गांधी के नेतृत्व हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं? वो मना कर रहे हैं ना।
देखिए, मैंने बोला ना कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनती है, जिसके ज्यादा सांसद चुन के आएंगे, जो अपना नेता चुन लेगा, सब मिलके नेता जिसको चुन लेगा। ये नहीं बना रहे राहुल गांधी की सरकार? बिल्कुल बना रहे हैं, आजाद लोग। कहाँ बना रहे हैं राहुल गांधी की सरकार? मैंने आपको क्या बोला, अगर वो अपनी सीटें ज्यादा ले आएंगे, जो ज्यादा सीटें ले आएगा, और फिर मैंने बोला ना, नेता चुनने के लिए सदस्य बैठेंगे, वो अपना नेता चुनेंगे, और जिसको चाहेंगे उसको नेता चुन लेंगे लोकसभा के सदस्य। 1.5 लोग नहीं चुनेंगे, पूरा देश चुनाव करेगा। जो तो 1.5 लोग, भारतीय जनता पार्टी 1.5 आदमी फैसला कर देती है। अमित शाह, मोदी जी ने कहा, या पूरे जिस तरीके से आप क्या 1.5 गया, एक ही चुनता है पूरा देश। आप सीख लीजिए सारी चीजें, जब आजादी से लेकर अब तक। अब तो ये कहते हैं 60 साल में कुछ नहीं हुआ। अटल जी ने स्वीकार किया कि जो 60 साल में विकास हुआ है, अगर उसको गाली देना, ये तो लगातार मोदी जी कहते 60 साल में कुछ नहीं। मुद्दे से आप अलग ही जा रहे हो। कोई नहीं सुन रहा नेताजी आपकी, हम लोगों की सुन रहा है, हमें बोलने दो। अच्छा किशोर जी, आप कह रहे थे थोड़ा सा बैलेंस बराबर होना चाहिए। एक ही सब्जेक्ट पे बैलेंस बराबर करता हूं, बिल्कुल तराजू की तरह। कल गौरव, एक बड़ी घटना हुई, पूरे दिन टीवी पे चली। वो कांग्रेस की तरफ से एक और निकल के आई और उन्होंने गंगा से यात्रा शुरू की। हमने 2014 में सुना था मैं गंगा का बेटा हूं, अब एक नया जुमला आ गया मैं गंगा की बेटी हूं। अब देखो, उसमें हम लोग जब गंगा स्नान करने जाते हैं तब क्या होता है और अभी क्या हुआ। सबसे पहले ही बोला कि चौकीदार तो बड़े लोगों के होते हैं। अब चौकीदार और बॉडीगार्ड का अंतर नहीं पता। तब मैं कहता हूं, चौकीदार अंगरक्षक का भेद बताना भूल गए। व्यक्ति राष्ट्र में अंतर क्या है ये समझाना भूल गए। दीदी को तो गंगा तट तक ले आए हो तुम, लेकिन जीजा जी को लगे हाथ गंगा नहलाना भूल गए।